नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कोई भी रोग हमें इतनी आसानी से नहीं होते। कुछ कारण से ही हमें ये रोग होते हैं। अगर रोग हमें सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं और सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में दो तीन तरीके से प्रवेश कर सकते हैं। पहला, या तो वो हमारी स्किन को इंजेक्ट करें, यानी ऐसे जैसे मच्छर हो गए जो डंक मारते हैं और डंक मार के हमारे खून के अंदर सूक्ष्म जीवों को भेज देते हैं। या तो स्किन से आपको रोग के जीवाणु जा सकते हैं। दूसरा, श्वास के माध्यम से जब हम सांस लेते हैं तो हमारे नाक द्वारा रोगों के सूक्ष्म जीव जा सकते हैं, लेकिन हमारे नाक में भी व्यवस्था होती है, श्लेष्म होते हैं और बाल होते हैं, जिसकी वजह से सूक्ष्म जीव उसमें फंस जाते हैं और शरीर के अंदर नहीं जा पाते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म जीव कई बार प्रवेश कर जाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। तीसरा कारण हो सकता है कि जो हम भोजन कर रहे हैं, भोजन के माध्यम से सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार हो सकते हैं। तो ये मुख्य तीन बातें हैं, तीन जगहें ऐसी हैं जहाँ से सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। पहला, हमारे त्वचा को इंजेक्ट करके त्वचा से सूक्ष्म जीव खून के अंदर पहुंचा के। दूसरा, श्वसन प्रक्रिया द्वारा नाक के माध्यम से सूक्ष्म जीव जाएं। और तीसरा, खुराक द्वारा। ये तीन माध्यमों द्वारा रोगों के जीवाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, जैसे हमारे घर का दरवाज़ा होता है, अगर आपके दरवाजे मजबूत हैं तो कोई भी चोर आपके घर के अंदर नहीं घुस पाएगा। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर जो शरीर की रक्षा पंक्ति होती है, यानी जो इम्यूनिटी होती है, रोग प्रतिकारक क्षमता होती है, अगर वो ज़्यादा है तो हमारा शरीर रोगों के सूक्ष्म जीवाणुओं से आसानी से लड़ लेता है और उन्हें शरीर के अंदर प्रवेश करने नहीं देता है। लेकिन जैसे ही हमारी इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है तो हम बीमार हो जाते हैं। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि रोग के कारक क्या होते हैं, उसे समझते हैं। रोग के कारक, रोग के क्या कारण हैं। जब हम रोग के कारण के विषय में सोचते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि जब हमें कोई रोग होता है तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं और बहुत स्तर से ये रोग हमें होता है। कोई एक कारण उसके लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। आइए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। ऐसा एक उदाहरण लें कि एक छोटा बच्चा है और उसे पतला दस्त हो रहा है, यानी लूज मोशन हो रहा है उसे। तो अब इसमें सबसे पहले ये सवाल उठता है कि बच्चे को जो ये लूज मोशन हो रहा है, यानी दस्त हो रही है, वो संक्रमण उसे कहाँ से आया, किस माध्यम से आया, किस तरीके से शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवाणुओं ने प्रवेश किया जिससे बच्चा दस्त से ग्रसित हो गया। तो पहला तो सवाल ये उठता है कि वो कहाँ से आया। अगर हमें ये जवाब मिला कि बच्चे ने पानी पिया, तो इसका मतलब पानी गंदा था, बच्चे ने गंदा पानी पिया होगा। और किसी एक बच्चे ने नहीं पिया, कई सारे बच्चों ने पानी पिया, तो सभी बच्चों में से जल संक्रमित था, इस वजह से बच्चे को रोग हुआ। पिया तो कई सारे बच्चों ने, लेकिन रोग एक ही बच्चे को क्यों हुआ, सवाल ये उठता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि भाई शायद बच्चा स्वस्थ ना हो, बीमार हो, या कई बार ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे वो संक्रमण के चपेट में आते हैं
तो वो बीमार हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर ऐसा समझा जाए कि बच्चा जब उसकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक क्षमता अच्छी नहीं है, तो जैसे ही वो किसी संक्रमण के चपेट में आता है तो बीमार हो जाता है। अब उसकी इम्यूनिटी क्यों अच्छी नहीं है, इसका कारण हो सकता है कि शायद उसका पोषण ठीक ना हो, या वो भोजन ठीक से ना करता हो, या भोजन में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो उसे उपलब्ध ना होती हों, शायद उसके माता पिता गरीब हों, इस वजह से भी उसे प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जब आदमी गरीब होगा तो वो अपने बच्चों को उस तरह के पोषण नहीं दे पाता है जिस तरह से बच्चों को आवश्यकता होती है। कौन माँ नहीं चाहती कि अपने बच्चे के लिए अच्छा भोजन बनाए, अच्छा खाना तैयार करे? हर माँ चाहती है। लेकिन जब वो बाज़ार के अंदर जाती है पैसे लेकर, तो पहले वो ये सोचती है कि चलो बच्चों के लिए फल ले लेते हैं या और कोई दूसरा खाने के लिए सामान ले लेते हैं। तो वो देखती है कि जितने में हम फल लेने जाएंगे उतने में पूरे परिवार की सब्जी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आर्थिक कारण जवाबदार होते हैं, जिसकी वजह से कभी कभार बच्चों को अच्छा पोषण नहीं मिल पाता, क्योंकि माता पिता गरीब होते हैं और उनके पास पैसे कम होते हैं। और एक दूसरा कारण ये भी हो सकता है पतले दस्त होने का, कि शायद उसमें अन्य बच्चों की अपेक्षा कोई आनुवंशिक भिन्नता हो, जिसके कारण से उसे ये रोग हुआ हो। तो अगर हम देखने जाएं तो केवल आनुवंशिक विभिन्नता के कारण रोग, कम पोषण बिना भी रोग पतले दस्त उत्पन्न नहीं कर सकते। अगर कोई आनुवंशिक कारण भी है तब भी पतला दस्त इतनी आसानी से उत्पन्न नहीं हो सकता। यानी जो पोषण है, कम पोषण, ये पतले दस्त उत्पन्न नहीं कर सकते, लेकिन ये सहायक होते हैं, रोगों को मदद करते हैं, सहयोगी बनते हैं। अब अगर आगे सोचें कि भाई बच्चे के लिए साफ पानी क्यों उपलब्ध नहीं था, तो शायद जहाँ बच्चे का परिवार रहता है वहाँ पर खराब अच्छे पानी की व्यवस्था ना हो, वहाँ की जो नगर पालिका है वो अच्छे पानी की व्यवस्था ना करती हो। तो ये तीसरा कारण हो सकता है बच्चे की बीमारी का। इस प्रकार अगर हम देखें तो सभी रोगों के तात्कालिक कारण तथा सहायक कारण होते हैं, जिसके कारण से किसी भी रोग होने में कोई एक चीज़ जिम्मेदार नहीं होती, इसके लिए कई सारी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। तो कई बार अगर देखा जाए तो जो हमें रोगों का संक्रमण होता है वो हमारे भोजन के माध्यम से, श्वास के माध्यम से, या हमारी त्वचा को इंजेक्ट करके, जैसा मैंने शुरू में बताया था, इन 3 तरीक़ों से हमें हो सकता है। और अगर हम अच्छा भोजन करें, स्वस्थ भोजन, अच्छा पोषण युक्त भोजन करें, सही मात्रा में पानी पिएं, अच्छी आदतें पालें, खाना खाते समय बीच में पानी ना पिएं, अंत में पानी पिएं, थोड़ी देर बाद पिएं, खाते समय हमें हमारे भोजन में सभी चीज़ें मौजूद हों, सारे पोषण पदार्थ मौजूद हों, इसका हमें खास ध्यान रखना होगा। और साथ ही साथ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ योग क्रियाएं भी आवश्यक हैं। अपने शरीर की इम्यूनिटी जितनी अच्छी रखेंगे, रोग प्रतिकारक क्षमता जितनी अच्छी रखेंगे, आपको रोग होने की संभावनाएं उतनी ही कम होंगी। तो विद्यार्थी मित्रों, रोग के कारक क्या होते हैं, किस कारण से रोग हो सकता है, तो हमने देखा बच्चे का उदाहरण लेके कि बच्चे को जो पतला दस्त हुआ वो संक्रमित जल के कारण हो सकता है बच्चे की रोग प्रतिकारक क्षमता अच्छी ना हो, इसलिए जैसे ही वो संपर्क में आता हो उसे बीमारी हो जाती हो। दूसरा कारण हो सकता है कि
शायद उसे अच्छा पोषण ना मिलता हो। अच्छा पोषण के कारण हो सकता है उसके माता पिता गरीब हों, इसलिए ना मिलता हो, या कुछ आनुवंशिक कारण भी हो सकते हैं। इस तरह से किसी एक रोग के कई कारण होते हैं जिनके कारण हमें वो बीमारियां होती हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने शरीर योग क्रियाओं को जीवन में अपनाएं, अच्छी आदतों को जीवन में अपनाएं, स्वस्थ आहार लें, अच्छा पोषण युक्त भोजन लें और साफ सफाई का ध्यान रखें, तो ज़रूर आप बीमारियों से बच सकेंगे। उम्मीद है रोग के कारक ये जो टॉपिक था वो आप समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे अगले लेसन में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।